हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक सोनग्रा उपलेटा गुजरात से आप सबका इस क्वार्टर 2 की रिजल्ट श्रृंखला में प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जून बैच से प्रॉफिट फ्रॉम इट से जुड़ा हुआ हूं। उस 4 महीना का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने पिछले 1 साल से इस हर 3 महीने क्वार्टर वाली जो रिजल्ट की श्रृंखला है उसमें से भाग लिया है। वो ये मुझे अपना जो लर्निंग है दिन ब दिन उसकी क्वालिटी को रिफ्रेश करता है और मुझे कुछ न कुछ सीखना मिलता है इस श्रृंखला से। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली जो पीयूष सर है उसने मुझे कुछ नहीं आता था फंडामेंटल के बारे में, तो आज मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं अपने तजुर्बे और अपने जो स्टडी है उसको आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। आज मैं अपने बजाज फाइनेंस, जो कि एक फाइनेंस की कंपनी है, फाइनेंस यानी कि एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी क्या है वो हम इसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले। एनबीएफसी यानी कि वो कोई बैंक नहीं है, लेकिन वो अलग फाइनेंस करती है जो कि रिजर्व बैंक को मंजूरी मिली हुई है। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे कि ये एनबीएफसी कंपनियां किस तरह के सेगमेंट में फाइनेंस करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ में दिखाई देता है कि जो अलग अलग तरह के सेक्टर के अंदर ये एनबीएफसी कंपनियां फाइनेंस करती है, जैसे कि रिटेल में यहाँ मैंने कुछ जो बड़ी बड़ी जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उस कंपनियों को मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें से मैंने उस डिटेल में, जैसे कि बजाज फाइनेंस आती है, व्हीकल के अंदर चोला फाइनेंस आती है, गोल्ड में मन्नापुरम, मुथूट और रेलवे के अंदर आईआरएफसी, मतलब कि इस सेक्टर की अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेक्टर में फाइनेंस करती है। तो अब हम में देखेंगे कि ये सब जो कंपनियां है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि 304 पूरी कंपनी लिस्टेड कंपनियां यहाँ पर है इस रजिस्टर में। उसमें से 80%, यहाँ से 80% मार्केट कैप सिर्फ वो 29 कंपनियों का ही होता है। तो ये पूरे 29 कंपनियां जो कि पूरे सेक्टर की कंपनियां हैं, वो सबका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ का है। जो यहाँ सबसे ज्यादा मार्केट हमें किसका दिखता है? 47% बजाज फाइनेंस, जो कि एक रिटेल से बिलोंग करती है। उसके बाद आता है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड भी 11% का मार्केट कैप उसका है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये सब कंपनियों से जिसका मार्केट कैप ज्यादा है उसको ही हमने यहाँ पे लिया है, उसकी है हम सबसे चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो सेक्टर है यहाँ के, तो उसमें से किस सेक्टर से किसका मार्केट कैप कितना है। तो यहाँ में दिख रहा है कि रिटेल का मार्केट कैप इसमें 63% जितना है, व्हीकल के अंदर 16%, गोल्ड में 8% और अदर में 15% का मार्केट कैप इस पूरे लिस्टेड कंपनियों में से है। अब हम देखेंगे कि ये पूरी जो अलग अलग सेक्टर है उस सेक्टर में किस सेक्टर ने ज्यादा ग्रोथ किया है। देखिए फ्रेंड्स कि जैसे कि हमें मालूम है कि ये एनबीएफसी कंपनियां, उसमें से जो रिटेल की कंपनियां हैं, रिटेल की कंपनियां का यहाँ हमें ग्रोथ दिख रहा है कि लास्ट 10 ईयर से वो 36% से और 5 ईयर से 70% के ज्यादातर ग्रोथ उसी से आ रहा है। ये हमें यहाँ दिखा रहा है। वैसे गोल्ड से भी 26% का ग्रोथ और व्हीकल से 17% का और अदर से 16%। तो ये हमें दिख रहा है कि ये कितने ग्रो कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरे सेक्टर की सभी कंपनियां मिला के कितना सेल्स करती है। सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी का सेल्स, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि वही कौन सा ज्यादा, जिसका सेल्स ज्यादा है वही कंपनियां अच्छी है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 लाख करोड़ का ये सभी पीएस कंपनियां मिला के सेल्स करती है। उसमें से 50% आरईसी और पीएफसी से यहाँ दिख रहा है। फ्रेंड्स हमें दिखेगा कि ये क्यों इतना बड़ा करती है, लेकिन वो एक बहुत पुरानी कंपनियां हैं और गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, उसके लिए उसका सेल्स ज्यादा है। लेकिन प्राइवेट से हम देखते हैं, प्राइवेट से हमें दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका सबसे ज्यादा सेल्स 13% से आता है। तो ये रिटेल की कंपनी है, ये उसका सेल्स ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि इस कंपनी का सेल्स तो ये दिखा, अब प्रॉफिट क्या करती है सब मिला के। तो हमें यह दिख रहा है
कि 42,000 करोड़ का प्रॉफिट ये सब कंपनियां मिला के करती है, जिसमें से 60% जितना ये REC PFC जो कि गवर्नमेंट की कंपनी से ये करती है। लेकिन इसके बाद की प्राइवेट कंपनी में से हमें बजाज फाइनेंस जो कि 11% का ग्रोथ प्रॉफिट करके देती है, जिसमें से मुथूट फाइनेंस है वो 9% से। और अब हम देखेंगे कि वो हमें देखा तो सही कि भाई ये बजाज फाइनेंस इतना सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि बजाज फाइनेंस है क्या, वो क्या करती है, उसकी कोई पीयर कंपनी है कि नहीं, वो कौन से सेक्टर में क्या फाइनेंस करती है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि बजाज फाइनेंस ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि उसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्विस। ये उसकी 2 कंपनी है जो 100% सब्सिडरी है। तो ये करती क्या है? तो फ्रेंड्स ये उन 3,000 जितनी उसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैली हुई है, उसमें से 1700 ब्रांचेस वो स्मॉलर टाउन और रूरल में वो अपनी ब्रांचें करके वहां से वो अपना बिजनेस हैंडल करती है, वहां से अपना सेल्स ग्रो करती है। तो अब देखिए फ्रेंड कि वो करती क्या है, कौन से सेक्टर को फाइनेंस करती है। तो पहले से ये वो 6 टाइप के फाइनेंस कैटेगरी में वो अपनी कामगिरी करती है, जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस, SME लेंडिंग, कॉमर्शियल फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, डिपॉजिट्स एंड पार्टनरशिप एंड सर्विसेज। इस तरह के 6 टाइप से वो फाइनेंस और कामगिरी करती है। अब हम देखेंगे कि ये कंपनी तो हमें देखी कि भाई ये करती है, कामगिरी करती है, लेकिन अभी ये कंपनी की किसी भी कंपनी का हमने सब कंपनी का देखा कि भाई ये हमें सेल्स भी बड़ा दिख रहा है, प्रॉफिट भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमने पीयूष सर ने सिखाई कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी उसकी पीयर कंपनी से ही चेक करनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे उस की पीयर कंपनियों से उसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले पीयूष सर ने किया है कि प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका क्या है, यहाँ में दिखा रहा है कि वो 17% से हमारी कंपनी बजाज फाइनेंस है जो कि 17% का नेट प्रॉफिट मार्जिन उसका आता है, तो एक अच्छी बात है। अब हम देखेंगे उसके बाद कि उसका ग्रोथ एनपीए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनेंस की कंपनी आए तो उसका एनपीए तो देखना ही पड़ेगा कि वो कौन सी कंपनी का एनपीए, हमारी कंपनी कितना। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2% का एनपीए, तो एक अच्छी बात है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी की निशानी है। अब देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि कंपनी का जो इक्विटी और रिजर्व दोनों मिला के वो कितना गुना कमा के देती है हमें। तो यहाँ दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस 12% से देखा थी हमें कमा के देती है, एक अच्छी बात है। अब रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि जब कंपनी का शुरुआत हुई, कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट किया गया है, जो इक्विटी लगाई गई है, वो कितना टाइम कितना गुना करके वो कमा रही है। तो ये अभी दिखा रही है कि 37 टाइम्स ये गुना देगी। तो ये उसकी अच्छी क्वालिटी है कि जो क्वालिटी पीयर कंपनी से अच्छी दिख रही है हम सब। अब हम देखेंगे इसकी इंडिविजुअल सेल्स के बारे में, पूरे इतने सालों से जब से लिस्टेड हुई है, तो उससे हमें यहाँ मैंने 20 साल का डेटा लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए कि 2001 में वो 82 करोड़ का सेल्स कर रही थी और आज 27,000 करोड़ का सेल्स, कितना गुना। 20 इयर्स में 34 टाइम के CAGR से उसने सेल्स को बढ़ाया है। और देखिए फ्रेंड्स, उसने 324 टाइम 324 गुना सेल्स बढ़ा है। तो ये अच्छी निशानी है अच्छी कंपनी की। अब हम देखेंगे प्रॉफिट के बारे में क्या है। वो 2001 में सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और आज 4,500 करोड़ 2021 में कर रही है फ्रेंड। उसने पिछले 20 सालों से 31% के CAGR से प्रॉफिट का ग्रो किया है और 231 टाइम 231 टाइम गुना उसका प्रॉफिट बढ़ा है। हाँ फ्रेंड्स, आपको दिखा है कि कंसिस्टेंसी, ये देखिए कभी भी उसका प्रॉफिट गिरा नहीं है, लेकिन इस साल थोड़ा मार खाई गई। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं ना क्यों, आप सबको मालूम है, कोरोना की वजह से उसके प्रॉफिट में लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास धंधा नहीं था, लॉकडाउन की वजह से सबका घर बंद था, तो वो फाइनेंस लेके कैसा पैसा करेंगे। तो वो फाइनेंस बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो उसके प्रॉफिट पे कुछ गिरावट आई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसका एनपीए भी थोड़ा बढ़ा है,
लेकिन कंपेरेटिवली इतना बड़ा 2% से ज्यादा नहीं। मतलब देखिए ये कोरोना की वजह से सिर्फ बढ़ा है, नहीं तो हम पिछले कुछ इतिहास में हम देखते हैं कि 0.1%, 0.2% तो वो अच्छी कंपनियों की निशानी होती है कि उसका एनपीए नहीं बढ़ता है। तो हम देखिए फ्रेंड्स, इसका रिजर्व यानी कि वो जो अपना मुनाफा करती है वो अपने पास रिजर्व रखती है, जो बार बार लगाती है, जैसे कि री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि वो कंपनियां इन्वेस्टर में बांटती नहीं है लेकिन रखती है और उसको री इन्वेस्ट करती है। तो वो 2001 में 145 करोड़ का जो रिजर्व था, आज 37,000 करोड़ का रिजर्व हो गया, यानी कि 253 टाइम्स उसका रिजर्व हो गया। अब यही इफेक्ट आपको मैं उसके प्राइस में भी दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना चार्ट में, देखिए 2001 से कितना बड़ा हो गया, कितना, ये देखिए 3000 गुना। अगर हमने 2001 में पैसा लगाया होता तो ये 3000 टाइम हमारा पैसा बढ़ गया। तो ये अच्छे शेयर की अच्छी निशानियां होती है। देखिए हम देखेंगे कि ये आया कैसे। इसके लिए हमने उसका पूरे 15 सालों से सब उसका सेल्स का और प्रॉफिट का एनालिसिस किया। जैसे कि हमने देखे पूरे 5 साल से वो 30% से सीएजीआर से ग्रोथ करी है सेल्स का और प्रॉफिट का 28% का। 10 साल में 34% से और प्रॉफिट 33% से, और 15 साल से 39% से और प्रॉफिट 43% से ये उस ग्रो हुआ है। इसकी वजह से उसके रिजर्व में ये सब आया है। अब हम देखिए करंट ट्रेंड के बारे में कुछ जानेंगे। चलो वो पिछला इतिहास तो देख लिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है ये भी जानना जरूरी है फ्रेंड। तो अभी उसके सेल्स में और प्रॉफिट में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन क्यों है ये आप जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया कोरोना की वजह से। देखिए लास्ट टाइम 9 मंथ के जब रिजल्ट आए थे तब उसका सेल्स सिर्फ 3% ही बढ़ा था और प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी 29% की। लेकिन चिंता करने की बात नहीं होती अच्छी कंपनियों में। उसके बाद आया एनुअल रिजल्ट, उसमें सेल्स में कोई ग्रो नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा -80%। इसके बाद लास्ट Q1 में सेल्स में कुछ सुधार नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट जो 29% माइनस था उसमें थोड़ा पॉजिटिव मतलब 4% आया। तो अब इस टाइम क्या हुआ फ्रेंड्स, H1 का रिजल्ट आया तो H1 में थोड़ा सेल्स में भी सुधार हुआ क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, सब लोग कुछ बाहर निकल रहे, कुछ कोई चीज ले रहे, फाइनेंस ले रहे, तो उससे सेल्स में थोड़ा सुधार आया है और प्रॉफिट में भी 29% का ग्रो हुआ है। लेकिन हम ये अच्छा ऐसा नहीं, थोड़ा सुधार है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब हम ये जो देख रहे हैं करंट ट्रेंड से कि जैसे 29% 9 मंथ में नेगेटिव था प्रॉफिट, वो अभी 29% पॉजिटिव हो गया। तो हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी तो हमें जानना चाहिए ना। हमने इतिहास तो देख लिया, पास्ट तो देख लिया, प्रेजेंट हमारे सामने, अब हम फ्यूचर के बारे में कुछ बात करेंगे। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि हमने क्या एस्टिमेट किया, हमने जो पिछले कुछ सेल्स का और प्रॉफिट का जो ग्रो हुआ है उससे हमने कुछ अंदाजा लगाया कि वो शॉर्ट टर्म में 15% से सेल्स का ग्रोथ होगा और प्रॉफिट भी 15% से होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम 20% के मुनाफे और सेल्स की उम्मीद रख सकते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि अगर हम 15% से और अगर शॉर्ट टर्म में सेल्स का अनुमान रखते हैं तो 21,000 करोड़ का वो सेल्स कर सकती है 2025 में, 55,000 करोड़ का, और 2030 आते आते 1,37,000 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। और प्रॉफिट प्रॉफिट भी देखिए 2022 में 4,000 करोड़ का और 2025 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है और 2030 में 22,000 करोड़ का वो प्रॉफिट कर सकती है। फ्रोस ये हमारा जो पिछले रिजल्ट का जो है उससे हमने अनुमान किया है। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रॉफिट ये करेगी, सेल्स करेगी, तो अब हम देखेंगे कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए। अब हमने यहाँ फ्यूचर वैल्यू भी निकाली है, तो हमने लिखा है कि भाई 2022 में उसका 2700 प्राइस होगा, और लगेगा आप तो भाई ये क्या बोल रहे हो, अभी तो उसका 7,000 प्राइस चल रहे होगा, आप हमें 2700। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा डेटा है
ये हमारा जो अभी तक का सेल्स और प्रॉफिट का जो वैल्यूएशन है उससे हिसाब से निकला है, इसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो ये फेयर वैल्यू है, जो अच्छी कंपनियां होती है उसकी फेयर वैल्यू हमेशा अपनी करंट मार्केट प्राइस से बहुत नीचे है। तो ये अच्छी कंपनियों की अच्छी निशानी होती है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू पे कभी भी मार्केट नहीं आएगा। अगर इस फेयर वैल्यू के नजदीक आती है किसी भी वजह से, तो हमें उस स्टॉक में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए ही चाहिए। तो ये फ्रेंड, अब हम यहाँ दिख रहा है कि 2025 में 4000, जो कि अभी के प्राइस से बहुत नीचे है, लेकिन 2030 में हम 15000। तो देखिए फ्रेंड, ये फेयर वैल्यू से अभी इतना ऊपर है, तो 2030 में आप एक्सपेक्ट करो कि वो कितना जा सकती है ऊपर, कर सकते हो आपसे। अब हम इसमें थोड़ा अभी देखिए कि ये अच्छी अच्छी वाली कंपनी में कौन रोकान करता है, कौन इन्वेस्टर है। तो यहाँ में दिखा कि 2011 में कितना था और 2021 में हमने कंपेरिजन के 10 वर्षों में क्या उथल पाथल हुआ। तो 10 साल में प्रमोटर ने अपना हिस्सा 56% रखा है, जो कि बढ़ाया है। और एफपीआई म्यूचुअल फंड जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है, उन लोगों ने अपना हिस्सा मतलब 30% तो उनका, मतलब 80% तो ये दोनों मिला के प्रमोटर और एफपीआई वाले लेके, बाकी बचा हमारे लिए 20%। 20% में पब्लिक, जो कि 18% से अभी 10% पे आ गई। तो पब्लिक हमेशा छोटा भी सोचती है, क्योंकि वो उसके सोचती है कि अभी ये मेरा 1000 2000 वाला शेयर अभी 7000 हो गया, अभी मुनाफा ले लो, अभी मालूम नहीं क्या है। तो ये नहीं, ये जो लोग बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, ये लॉन्ग सोचते हैं, और लॉन्ग सोचने के बाद वो हमेशा उसमें इन्वेस्ट बढ़ाते हैं। देखो ये हमने 2011 में वो उसका 18% था, लेकिन अभी 24%। तो फिर भी अभी नहीं निकला है, अभी 7000 प्राइस चल रहा है। तो हमें भी वो बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। कभी भी अगर फेयर वैल्यू के नजदीक आती है, कभी भी गिरावट में नीचे आती है, तो हमें इस तरह के कंपनी में इन्वेस्ट कर। तभी बोलोगे क्या, मुझे भाई बताओ तो सही अशोक भाई, आपने एक सब तो दिखा दिया, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ प्राइस है। तो अभी हम टेक्निकल बारे में बात करेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट में दिखा है कि ये कभी भी अपनी 50 मेमा को टच नहीं किया, सिवाय एक कोरोना की में। कोरोना में भी 50 मेमा पे आई, उसके बाद ऊपर चली गई और उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब हम क्या वो लेवल आए इसका इंतजार करें? नहीं, शायद कभी भी ना आए। लेकिन अगर किसी वजह से अगर ये जो करंट प्राइस से 6500 के नजदीक आती है, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम नियरेस्ट टारगेट उसका 9600 रख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका 9600 में अपना मुनाफा बुक करना है, नहीं करना है, हमें तो उसका ऊपर का ही टारगेट का ध्यान रखना है। अब ये मैं डिस्प्ले दे रहा हूँ कि ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है एक स्टडी पर्पस के लिए है, जो हमने सीखा है उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं डायरेक्टली कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या निकल जाइए। अगर किसी भी इन्वेस्टर को अपने शुद्ध बुद्ध और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही इसमें निवेश करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष सर, कि आपकी वजह से ये मैं प्रेजेंटेशन कर सका हूँ। और थैंक यू, मैं जाहिद सर का तो आभार मानूंगा खास, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ हेल्प किया है। थैंक यू वेरी मच।